अब हम मुगल साम्राज्य की स्थापना में हुमायूं के अंतर्गत हुमायूं के बारे में जानेंगे कि हुमायूं की असफलता के क्या कारण थे। मतलब हुमायूं जब सम्राट बनता है यानी शासक बनता है, तब उसके बाद उसके कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे यानी कौन कौन से तत्व थे जिसके कारण हुमायूं असफल रहा। इससे पूर्व में हमने देखा कि हुमायूं किस प्रकार से गद्दी में बैठता है और उसे किन किन कठिनाइयों का प्रारंभ में सामना करना पड़ता है। उसकी आंतरिक कठिनाइयाँ और बाहरी कठिनाइयों के रूप में हमने विस्तृत रूप से जाना था। अब हम हुमायूं की असफलता के कारण के बारे में जानेंगे कि हुमायूं किस प्रकार से असफल रहा। तो हुमायूं की बहुत सारी ऐसी दुर्बलताएं थी जो उसको एक योग्य शासक बनने में सदैव परेशानी पैदा करती थी, क्योंकि हुमायूं जब शासक बना था तो उसे पूर्व में इतनी उसने कठिनाइयों का सामना नहीं किया था कि वह सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सके और उनको अपने नियंत्रण में रख सके। इसके लिए उसे और उसकी कुछ परिस्थितियां भी ऐसी थी, जैसे उसके भाई और उसके रिश्तेदार जो सदैव उसके लिए फेवर में नहीं बल्कि उसके विरोध में खड़े रहते थे। और हुमायूं की कुछ ऐसी दुर्बलताएं भी थी, जैसे उसकी चारित्रिक दुर्बलताएं और उसके गलत निर्णय, उसकी भूलें, ये उसके लिए उसके अच्छे शासक बनने में सदैव एक परेशानी पैदा करते रहे। तो हुमायूं की असफलता के कारणों में पहली असफलता के कारण में हम देखते हैं हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताएं। हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताएं जैसे कि हुमायूं का यदि किसी योजना पर निर्णय लेना है तो वह उसको सही प्रकार से उस पर डिसीजन नहीं ले पाता, और कभी इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि किस प्रकार से जो सेना है उसको मजबूत बनाया जाए और गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और वह सदैव विलासप्रिय जीवन में डूबा रहता था, जिसके कारण उसे इस बात को सोचने का समय नहीं होता था कि किस अच्छे से अच्छा किस प्रकार से शासक बना जाए और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ता से आगे चलाया जाए। तो उसकी हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताओं में उसकी विलासिता और उसकी अदूरदर्शिता, ये उसके लिए एक असफलता का कारण मानी जा सकती है। हुमायूं की अपव्ययता, हुमायूं जो कि बहुत ही खर्चीला और उसने कभी धन संचय पर ध्यान नहीं दिया और वह हमेशा बड़ी बड़ी दावतों पर विशाल धन लुटाता रहता था, जिसके कारण रिक्त राज को जो पहले से प्राप्त हुआ था वह और अधिक खाली होता गया, जिससे कि आर्थिक संकट भी पैदा हुए। वह पुरस्कार बांटने और नई नई इमारतों बनाने का भी शौकीन था, जिसके कारण धन जो था वह खर्च होता गया, जिससे हुमायूं को शासन संचालन में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धन के अभाव में ना तो अच्छी सेना हो सकती है, ना ही कोई योजना बनाई जा सकती है, और शासन को चुस्त दुरुस्त करने और संगठित करने के लिए विशाल धन की आवश्यकता थी, जो हुमायूं के पास नहीं थी। और उसके कुछ कर्मों के कारण शाही खजाना खाली होता जाता है, जो उसकी असफलता के कारणों में सहायक सिद्ध होता है। नंबर 3, भाइयों के प्रति अत्यधिक उदार होना। जैसा कि बाबर ने मृत्यु से पूर्व हुमायूं से कहा था कि उसके बाद वह अपने भाइयों का विशेष रूप से ध्यान रखे, और हुमायूं ने तो ऐसा किया। अस्करी हिंदाल और कामरान को विशेष एक मतलब अच्छी परवरिश दी, उनकी शिक्षा दीक्षा का भी ध्यान रखा और उनको अलग अलग राज्यों को भी उनको सौंपे। लेकिन कामरान अस्करी हिंदाल ये उसके लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं हुए। जब हुमायूं को विपरीत परिस्थिति में जब हुमायूं था तो कामरान अस्करी हिंदाल ने कोई विशेष सहयोग नहीं दे पाए, और भाइयों के प्रति ज़्यादा उदारता की नीति भी उसके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि भाई हमेशा उसके फेवर में नहीं रहे। वो यही प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार से उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो
और भाइयों की असहयोग नीति के कारण ही हुमायूं को बाद में भारत से पलायन भी करना पड़ता है और फारस में जाकर उसे शरण लेनी पड़ती है। राजपूतों का सहयोग प्राप्त न होना, यहाँ राजपूतों का सहयोग न प्राप्त होना हुमायूं की एक भूल मानी जा सकती है, क्योंकि जब मेवाड़ की महारानी कर्णवती ने बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी थी तो हुमायूं अपने विलासता पूर्ण जीवन के कारण वह अफीम का भी शौकीन था, तो वह रास्ते में जाकर विश्राम कर लेता है और जब वह कर्णवती के पास पहुंचता है तो उस समय वह जौहर कर चुकी थी, यानी मृत्यु को प्राप्त हो रही थी। अगर सही समय पर हुमायूं मेवाड़ पहुंच जाता तो बहादुर शाह का भी वहीं शक्ति का दमन हो जाता, पर हुमायूं ऐसा करने से चूक गया और ये उसकी भूल भी थी और जो उसकी असफलता में एक सहायक से मानी जा सकती, और राजपूतों को वो सहयोग प्राप्त न कर पाना भी उसकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हुमायूं की विलासिता। हुमायूं जो था वो बहुत ही विलास प्रिय और उन्मादपूर्ण जीवन जीने का शौकीन था। उसे बचपन से इस प्रकार के शौक लगे हुए थे जो कि वह अपने पिता का एक प्यारा पुत्र था, बाबा उसको बहुत अधिक चाहता था और बाबा की उदारता का ही उसने बाद में मतलब अपने चरित्र बल को उच्च बनाने में कभी ध्यान नहीं दिया। इसका उदाहरण सबसे बड़ा ये दिखाई देता है कि 14 वर्षीय हमीदा बाबू से वे निकाह करता है और विलासता जो एक विलासता का प्रतीक माना जा सकता है उसे ये भी ध्यान नहीं था कि कितने उम्र में क्या करना चाहिए, और समय समय पर उसकी इस बात की आलोचना भी होती रही कि एक शासक को विलासतापूर्ण जीवन जीना ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि इससे शासन प्रबंध ढीला हो जाता है और शासन में विभिन्न कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, और शासन जब ढीला होता है यानी शासन संगठित नहीं होता है तो शत्रु भी आसानी से आक्रमण करने के लिए सदैव लालायित हो जाते हैं या तैयार रहते हैं। तो हुमायूं की विलासता में उसको एक अच्छा शासक बनने में सबसे बड़ी बाधा पैदा की, और जो उसके लिए वह स्वयं ही दोषी था, क्योंकि वह किसी की बातों पर विशेष ध्यान न देकर अपनी ही बात को ऊंचा रखना और विलासता में डूबे रहना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ, जो उसकी असफलता में एक कारण माना जा सकता है। शासन की प्रति उदासीनता, जैसा कि हमने देखा कि जब हुमायूं इतना विलासप्रिय था और दावतों में डूबा रहता था और पुरस्कार बांटना और अन्य प्रकार के खर्चों में लिप्त रहना, तो इससे क्या होता था कि उसका जो मानसिक जो स्थिति थी वो इतनी सजग नहीं थी कि शासन को किस प्रकार से संभाला जाए। शासक बनने से पूर्व उसने कठिनाइयों का विशेष रूप से सामना भी नहीं किया था, तो उसके अंदर अनुभव की भी कमी थी कि एक अच्छे शासक में क्या क्या गुण होना चाहिए, क्योंकि ये सदैव हम देखते आए हैं कि जो शासक अपनी विभिन्न कठिनाइयों से गुजरकर जो शासक बने उन्होंने लंबे समय तक शासन भी किया, लेकिन जो जिन्हें सत्ता एक तरह से उपहार के रूप में प्राप्त हुई वो उसको ज़्यादा समय तक संचालन करने में सफल नहीं रही। उसमें हुमायूं का भी नाम आता है, और हुमायूं की प्रशासन की उदासीनता सदैव मतलब उसके लिए एक तरह से बहुत बड़ी कठिनाई मानी जा सकती है, और वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार भी था। उसने शासन की जो बारीकियों को कभी नहीं समझा कि किस प्रकार से शत्रुओं को से निपटा जाए, और शासन में जो विभिन्न परेशानियां हैं या कठिनाइयां हैं उनको किस प्रकार से सुधारा जाए। उसने सदैव अपने अमोद प्रमोद जीवन को ही प्रमुखता दी। इसके बाद सफल नेतृत्व का अभाव। सफल नेतृत्व का अभाव हम देखते हैं कि चुनाव का एक पहला घेरा और दूसरा घेरा ये उसका प्रतीक। इसके बाद उसके मालवा और अन्य अभियान जो थे, और उसमें इस बात का एकदम स्पष्ट पता चलता है कि वह एक सफल नेतृत्व करता नहीं था। वह यह नहीं ध्यान रखता था कि इससे उसे कितना लाभ और कितने समय की बचत होगी। वह सदैव उन योजनाओं पर आमदा हो जाता था जिसमें
हानि उठानी पड़ सकती है। तो नेतृत्व गुणों का अभाव होना भी इसकी असफलता का एक कारण माना जा सकता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, तुगलक काल में मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ योजनाएं जो कि वो बिना सोचे समझे ही अपनी योजना को अंजाम देने पर आतुर हो जाता था, वैसे ही कुछ लक्षण यहाँ हुमायूं में भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद दृढ़ निश्चय का अभाव। दृढ़ निश्चय का अभाव से तात्पर्य यह है कि वह कभी किसी योजना को लेकर दृढ़ नहीं रहता था। यानी योजना किसी के साथ संधि कर ली तो उसको संधि को भंग कर दिया, और जहाँ संधि की जरूरत है वहाँ युद्ध आरंभ कर दिया, और जहाँ कम समय लगता वहाँ ज़्यादा समय व्यतीत कर दिया। 6-6 माह तक सेना घेरा डाले पड़ी हुई है। तो इससे क्या होता था कि जो विशाल धन संपदा का विनाश होता था और समय की बर्बादी होती थी। और दृढ़ निश्चय की होना यानी बिल्कुल एक कटिबद्ध न होना किसी बात के लिए, यह भी उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी। यह उसकी असफलता का कारण माना जा सकता है। तो हमने देखा हुमायूं की असफलता के कारणों में हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलता है, दूसरा हुमायूं की अपव्ययता, तीसरा हुमायूं भाइयों के प्रति अत्यधिक उदार होना, और ये बहुत बड़ी कमी राजपूतों का सहयोग प्राप्त न हो पाना, ये उसके कारण स्वयं ही हुआ। हुमायूं की विलासिता, शासन के प्रति उदासीनता, सफल नेतृत्व का अभाव और दृढ़ निश्चय का अभाव, तो ये कारण थे असफलता के हुमायूं के। अब इसके बाद हम देखते हैं हुमायूं द्वारा पुनः शासन प्राप्त करना। जैसे कि हमने देखा कि हुमायूं दिल्ली ग्राम के युद्ध के बाद यहाँ से भारत से चला जाता है और सत्ता अफगानों के हाथों में आ जाती है, मुगलों के हाथ से सत्ता निकल जाती है। लेकिन हुमायूं वहाँ चुप नहीं बैठा। हुमायूं इस बात का इंतजार कर रहा था कि किसी प्रकार से शेर शाह की शक्ति कमजोर हो या उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर हो तो उस पर पुनः अधिकार प्राप्त किया जाए। तो शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी जो थे वो राज्य को संभाल नहीं पाए, और अतः हुमायूं ने 1554 ईस्वी में अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सिंध को पार कर रोहतास के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तब 1554 ईस्वी में अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सिंध को पार कर रोहतास के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और 24 फरवरी 1555 ईस्वी में हुमायूं ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। और फिर इसके बाद पूर्वी पंजाब के कुछ हिस्से मुगलों के अधीन आ गए। तो इससे हुमायूं की जो थी उत्साह बढ़ गया, कि वो हुमायूं को ये पता था कि सत्ता को खोना बहुत ही एक तरह से निराशा का प्रतीक है, और ये उसके लिए एक बदनामी भी थी। तो उसने सदैव इस बात का ध्यान रखा किसी प्रकार सत्ता को पुनः प्राप्त किया जाए। तो शेरशाह की मृत्यु होने के बाद वह 1554 और 1555 में पुनः सक्रिय हो जाता है और लाहौर का अधिकार कर पूर्वी पंजाब के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लेता है। मच्छीबारा युद्ध। अब मच्छीबारा युद्ध ये 15 मई 1555 ईस्वी में मच्छीबारा में अफगान और मुगलों के बीच भीषण युद्ध होता है, और इसमें मुगल सेना को काफी सफलता प्राप्त होती है और मुगल भीषण संघर्ष में विजयी होते हैं। हुमायूं का समस्त पंजाब और हिसार फिरोजा पर इस युद्ध के बाद अधिकार हो जाता है। कहाँ पर? समस्त पंजाब और हिसार फिरोजा पर हुमायूं का मच्छीबारा युद्ध के बाद अधिकार हो जाता है। यह युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी में हुआ, जिसमें अफगान शक्ति का नुकसान हुआ और मुगलों को विजय प्राप्त हुई। इसके बाद जो अगला युद्ध है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध सिकंदर शाह हुमायूं की विजयों से घबरा गया। सिकंदर शाह जब उसे मच्छीबारा युद्ध में सफलता प्राप्त हुई तो सिकंदर शाह एकदम घबरा गया हुमायूं की विजयों से, और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए सरहिंद में मोर्चाबंदी की। सिकंदर शाह ने कहाँ मोर्चाबंदी की? सरहिंद में। और बैरम खां भी ऐसे समय में सरहिंद पर पहुंच जाता है मुगल सैनिक लेकर, और 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद में भीषण संघर्ष होता है मुगल और अफगानों के बीच में, जिसमें अफगानी बुरी तरह पराजित होते हैं
और सिकंदर शाह पराजित होकर पंजाब की पहाड़ियों में छिप जाता है। कहाँ छिप जाता है? पंजाब की पहाड़ियों में। और 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने दिल्ली में पुनः प्रवेश किया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया और वह पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यानी दिल्ली की गद्दी बिलग्राम के युद्ध के बाद उसके हाथ से निकल गई थी और इधर सरहिंद के युद्ध के बाद उसे पुनः प्राप्त हो जाती है। वह पुनः दिल्ली गद्दी पर 23 जुलाई 1555 ईस्वी को वह दिल्ली में प्रवेश कर वह पुनः गद्दी पर बैठता है दिल्ली की। और हुमायूं ने इसके बाद अपने पुत्र अकबर को बैरम खां के समर्थन में पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। तो इस प्रकार देखते हैं कि खोई हुई सत्ता मुगल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, बिलग्राम के युद्ध में खो देते हैं और सरहिंद के युद्ध में पुनः प्राप्त हुमायूं कर लेता है। ये हुमायूं की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है कि किस प्रकार से उसने मुगल सत्ता को प्राप्त मुगलों का एक सम्मान बढ़ाया और सत्ता पुनः प्राप्त की। अब देखते हैं हुमायूं के अंतिम दिन और उसकी मृत्यु। हुमायूं जैसे कि पूर्व में भोगविलासी और अमोद प्रमोद का जीवन जीने वाला सम्राट था, तो उससे जब ये विजय प्राप्त दोबारा हो जाती है और सरहिंद में विजयी रहता है और दिल्ली पर पुनः आसीन हो जाता है, तो फिर वह उसे वैसे ही जीवन जीने लगता है और वही गैर जिम्मेदाराना रवैया और उसके पुरानी जो आदतें थी जैसे अफीम का शौक और अमोद प्रमोद और तमाम तरह की रंगेलियां बनाना, इस प्रकार के जीवन ने उसे पुनः एक तरह से अयोग्यता की ओर धकेल दिया था। तो उसकी मृत्यु 26 जनवरी 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के संबंध में लेखपुल ने लिखा है कि वह जिस प्रकार हुमायूं तमाम जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता रहा, उसी प्रकार गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हुआ। लेखपुल ने क्या लिखा है कि वह जिस प्रकार हुमायूं तमाम जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता रहा, उसी प्रकार गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हुआ। ये इसलिए लिखा है कि जब एक बार हुमायूं अपनी छत पर था तो अजान का समय हुआ, तो उस समय उसने ये सोचा कि अब अजान का समय हो गया, तो वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरने लगा और सीढ़ियों से उतरते समय ही उसका पैर फिसल गया और पैर फिसलने के कारण वह सिर के बल जमीन पर गिरा, जिससे उसके सिर की खोपड़ी टूट गई और उसके कान से खून बहने लगा और वह इस दुनिया से मुक्त हो गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हुआ। और लेखपुल ने यही लिखा है कि वह जीवन भर तो लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही जीवन से मुक्त हुआ। अब देखते हैं हुमायूं का मूल्यांकन। तो हुमायूं के मूल्यांकन के रूप में हम यही कह सकते हैं कि हुमायूं विभिन्न विपरीत परिस्थिति में शासक बनता है और विभिन्न कठिनाइयों का सामना करता है और सामना करते करते वह बाद में शेरशाह से युद्ध में पराजित होता है और उसके बाद वह सरहिंद के युद्ध के बाद पुनः सत्ता प्राप्त करता है और मुगल साम्राज्य का विस्तार भी करता है। और अगर हम उसका स्वभाव देखें तो वह दान प्रिय और बहुत ही मतलब दूसरों के प्रति सिंपैथी रखने वाला शासक था और उसने सदैव इस बात का ध्यान रखा कि उसके भाइयों को कोई कष्ट न हो, उसके रिश्तेदारों को कष्ट न हो और मुगल साम्राज्य को अधिक से अधिक विस्तार किया जाए, इस बात का ध्यान उसने सदैव रखा। तो हुमायूं को हम ये कह सकते हैं कि ये उनका एक शासन एक कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन उसमें कुछ हद तक हुमायूं को सफलता भी प्राप्त हुई। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा हुमायूं की असफलता के कारण और उसके ये कारण, इसके बाद हुमायूं का पुनः शासन प्राप्त करना, मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध और हुमायूं की मृत्यु और उसके अंतिम दिन हुमायूं का मूल्यांकन। आज की इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में ओके।